हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आप वैसे तो बीपीएससी की तैयारी करते हैं। हालांकि कुछ दिनों के मैंने यानी कि 10 दिनों के लिए मैंने आईएएस की परीक्षा को देखते हुए, जो कि 25 मई को है, एक रिवीजन सीरीज़ लाई थी। तो इस सीरीज़ के तहत हमने हिस्ट्री और पॉलिटी देख लिया है और आज से हम, जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था, विज्ञान के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटर यानी आरटीजीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आरटीजीज यानी कि रेडियो आइसोटोप, आर फॉर रेडियो आइसोटोप, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म में ध्यान रखेंगे, जिसका हिंदी में क्या होगा, विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटर। इसके संदर्भ में कौन सी बातें सही हैं? आरटीजीज लघु विखंडन रिएक्टर हैं। आरटीजीज का प्रयोग अंतरिक्ष यानों की ऑनबोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। आरटीजीज में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जाता है, जो शस्त्र विकास का एक उपोत्पाद है। तो इसमें ये रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं? प्लूटोनियम 238। ये बिल्कुल सही बात किया गया है। ये एज अ हीट सोर्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो प्लूटोनियम ऑक्साइड है यानी कि 238, इसका प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय होता है। ठीक है, और उससे जो भी ऊष्मा यानी हीट प्रोड्यूस होती है, उसका उपयोग करके विद्युत शक्ति बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज़ करते हुए इससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये तो सही है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों ही सही है। विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटर हल्के कॉम्पैक्ट स्पेसक्राफ्ट पावर सिस्टम है, जो कि असाधारण रूप से विश्वसनीय है और इनको न्यूक्लियर बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। न्यूक्लियर बैटरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको? आरटीजीज को। ये अमेरिकी अंतरिक्ष यान जैसे कि वायस, कैसिनी और क्यूरियोसिटी द्वारा असाधारण उपलब्धियों वाले मिशन को शक्ति प्रदान करते हैं। आरटीजी हल्के कॉम्पैक्ट यानी छोटे स्पेसक्राफ्ट पावर सिस्टम हैं, जो असाधारण रूप से विश्वसनीय हैं। ये प्लूटोनियम ऑक्साइड यानी कि प्लूटोनियम 238 का यूज़ करते हैं और प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से ऊष्मा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वो मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो प्रेशर यानी कि दाब का क्या फॉर्मूला होता है? F/A, यानी कि प्रति एरिया पर जो भी फोर्स लगता है वही क्या होता है? दाब होता है। तो इसमें कह रहा है कि ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान यानी कि जो आग है उसका कितना टेम्परेचर है, या फिर ढक्कन का भार। तो निम्नलिखित में से कौन से उत्तर सही हैं? केवल 1, 2, 2, 3, 1, 3 या 1, 2, 3। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रेशर ये कम समय के भीतर लंबी ब्रेजिंग के प्रभाव का अनुकरण करता है। कोई भी भोजन जिसे भाप या पानी आधारित तरल पदार्थों में पकाया जा सकता है, उसे प्रेशर कुकर में पकाया जा सकता है। बड़े छेद से बाहर जाने वाली भाप में भी वृद्धि होगी, यानी जितना बड़ा कुकर का क्या कहते हैं, उस सीटी में जितना बड़ा छेद होगा उतनी ज़्यादा भाप बाहर निकलेगी, जिससे कि तापमान में अधिक कमी आएगी। तो इसीलिए कथन 1 सही है और बंद कुकर के अंदर तरल पर सतह का दबाव बढ़ाकर हम खाना पकाने का तापमान बढ़ा सकते हैं। कुकर के ढक्कन के ऊपर रखे वजन को बदलकर भी इस दबाव को समायोजित किया जा सकता है, इसीलिए कथन तीसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस प्रकार भिन्न है? यानी सोडियम लाइट और एलईडी लाइट में क्या डिफरेंस है?
तो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं कथन। सोडियम बत्तियाँ प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं है। एलईडी यानी कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे। सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्डी होता है, यानी एक ही कलर का होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ड सुविधाएं यानी कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला और तीसरा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाई प्रेशर सोडियम लाइट या लैम्प्स सर्वदिशिक यानी कि हर डायरेक्शन में जाने लायक, ना कि किसी पर्टिकुलर एक, जो कि 360 डिग्री में प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इनमें प्रकाश का अधिक अपव्यय होता है यानी खर्च होता है, जो इसे कम कुशल बनाता है। वहीं एलईडी लाइट प्रकाश दक्षता को बनाए रखती हैं और लक्षित क्षेत्र पर प्रकाश उत्पन्न करती हैं। यानी एलईडी लाइट जिधर लक्ष्य होगा, एज अ टॉर्च कह सकते हो, उधर ही क्या करती हैं? अपने फोकस पर ही लाइट प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से इसमें ऊर्जा की खपत कम होगी, तो ये ज़्यादा, इसी वजह से ये इसकी एनर्जी क्या है, वो ज़्यादा देर तक टिकती है। तो ये 180 डिग्री में प्रकाश उत्पन्न करती है, ठीक है। जबकि सोडियम लैंप्स क्या कर रहे थे? 360 पर कर रहे थे। इसी वजह से क्योंकि फोकस नहीं था, तो ये क्या थे? हर डायरेक्शन में, यानी ओमनी डायरेक्शनल थे, सर्वदिशिक थे, और इसमें ऊर्जा का या प्रकाश का अधिक अपव्यय भी हो रहा था। सड़क की बत्तियों के रूप में सोडियम बत्तियों की तुलना में एलईडी बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक है। इसी वजह से जो सोडियम लाइट्स होती हैं उनकी तुलना में एलईडी लाइट्स ज़्यादा देर तक चलती हैं। क्यों ज़्यादा देर चलती हैं? क्योंकि इनका जो प्रकाश है वो अपव्यय यानी कि वेस्ट होने से बच जाता है, क्योंकि ये एक फोकस के रूप में 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री पर ये क्या करती हैं, यानी इनका फोकस बिल्कुल सीधा होता है, इसीलिए ये ज़्यादा देर तक चलती हैं। और कितना देर तक चलती हैं? सोडियम बत्तियों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक चलती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। सोडियम बत्तियां एक बहुत ही संकीर्ण आवृत्ति 589 और 589.56 नैनोमीटर के दो तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करती हैं। इनके दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम यानी कि जो इनका कलर दिख रहा है, जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है, वो एक वर्डी होता है, मोनोक्रोमैटिक होता है, जो पीले रंग का उत्सर्जन करता है, ठीक है। यानी सोडियम लाइट किस कलर की होती है? तो ये पीले रंग की होती है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इनका जो दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम है वो एक वर्डी होता है, जो कि पीले रंग का होता है, जबकि एलईडी बत्तियों में बहुत ही विस्तृत आवृत्ति का तरंग दैर्ध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो ये खगोलीय दूरी नापने की इकाई है। खगोलीय दूरी नापने की इकाई है, ठीक है, नापने की इकाई। जैसे कि लिक्विड्स को, तरल को क्या लीटर में, और इस तरह से ठोस को हम किलो में नापते हैं। तो जो खगोलीय दूरी है उसकी नाप क्या है? वो होती, यानी ऐसे हम किलोमीटर्स में नापते हैं, तो खगोलीय दूरी को हम किस में नापते हैं? प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो हाल ही के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलय का प्रेक्षण किया है। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? आई होप कि आपको ब्लैक होल के बारे में पता है, ठीक है। हिग्स बोसान कणों का अभिज्ञान हुआ। सेकंड है गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। वार्म होल से होते हुए अंतरा मंदाकिनी अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई, ठीक है। मंदाकिनी क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम है। इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता यानी सिंगुलैरिटी को समझाना सुकर बनाया, यानी कि आसान बनाया। अच्छा, वर्म होल क्या होता है? तो वर्म होल स्पेस टाइम में एक काल्पनिक संरचना है जो कि दूर के बिंदुओं को क्या करती है? जोड़ती है। इसको आइंस्टाइन या आइंस्टीन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। किसको? वर्म होल को, ओके। तो ब्लैक होल आई होप आपको पता होगा, यानी कि एक ऐसी ऊर्जा कह सकते हो जिसमें सारी ऊर्जाएं समाहित हो जाती हैं, ठीक है। या फिर एक डेड
स्टार आप कह सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी जाता है क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये एक तरह का बहुत ही ज़्यादा इसमें गुरुत्वाकर्षण होता है इसमें, या कह सकते हैं किसी भी कण को अपने अंदर बिल्कुल संकुचित या संकीर्ण करने की इसमें शक्ति होती है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। आइए व्याख्या देख लेते हैं। गुरुत्वीय तरंगे समस्त ब्रह्मांड में गमन करने वाली लहरें हैं। इनके अस्तित्व का पूर्वानुमान अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 1916 में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के प्रतिपादन में किया गया। ये तरंगे प्रकाशीय तरंगों से भिन्न हैं। अच्छा, प्रकाशीय तरंगे कैसी होती हैं, तो ये अनुप्रस्थ होती हैं, तो ये इनसे भिन्न हैं। ओके, अच्छा, और हिग्स बोसॉन क्या है, तो हिग्स बोसॉन क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन उप परमाणु कण है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उप परमाणु, उप यानी सब एटॉमिक, कण यानी पार्टिकल है, ठीक है। जो इससे ये पता चलता है कि जिसमें भी द्रव्यमान है, ये बताता है कि द्रव्यमान कैसे उत्पन्न हुआ, यानी कि ये थियरी क्या बताती है कि द्रव्यमान कैसे उत्पन्न हुआ, यही क्या है, हिग्स बोसॉन है, कैसे उत्पन्न हुआ। और 2012 में इसकी खोज की गई एटलस और CMS के सहयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित यानी वार्प करता है। उपयुक्त में से अल्बर्ट आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत का कौन सा कथन इसमें से प्रायः समाचार माध्यमों में विवेचना होती है, तो इसमें से तीनों ही सही हैं, यानी कि प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। अच्छा, गुरुत्व क्या होता है, गुरुत्व यानी ग्रेविटी क्या होती है, तो जो मतलब किसी भी चीज़ को अपने केंद्र में खींचने की जो पावर होती है, ठीक है, जैसे अर्थ क्या करता है, हर चीज़ को अपने सेंटर पर खींचने की कोशिश करता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। तो ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, और तीसरा ऑप्शन, पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित भी कर रहा है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आइंस्टीन का समान सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि रिलेटिविटी का सिद्धांत गुरुत्व के ढांचे की व्याख्या करता है। इसी से ब्लैक होल के अस्तित्व का पता चलता है, जो कि ब्रह्मांड के रहस्य भी इसी से खुलते हैं। आइंस्टीन का मानना था कि डार्क एनर्जी यानी ब्लैक होल की बात कर रहा है, एक ऐसी अनजानी ऊर्जा है जिसकी वजह से ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है, जो कि आकाशीय पिंडों को एक दूसरे से दूर ले जा रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो 3 कोई आकाशीय पिंड हैं, ठीक है, आप कोई भी पिंड यानी ग्रह ले सकते हो, उपग्रह ले सकते हो, इसके बीच का जो स्पेस होता है ना, यही क्या है, डार्क एनर्जी है, ठीक, डार्क एनर्जी है, बीच का जो ब्लैक पार्टिकल है यही क्या है, ब्लैक होल है। तो ये क्या करता है कि यानी कि इसकी वजह से ये जो एनर्जी है ये दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से दूर करती जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। नेक्स्ट है, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं। ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध, सूर्य और चंद्र ग्रहणों का अध्ययन, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन, पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। इवेंट होराइजन ब्लैक होल से ही संबंधित है। सिंगुलैरिटी एक स्पेस टाइम में ऐसा स्थान है जहां खगोलीय पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र अनंत हो जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी एक विमी यानी एक दिशा वाली वस्तुओं के अंतरिक्ष में गमन को बताता है। इसी तरह से स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल फिजिक्स का ही एक सिद्धांत है, जो यूनिवर्स के 4 फंडामेंटल फोर्स, कौन से हैं यूनिवर्स के 4 फंडामेंटल फोर्स, तो पहला होता है ग्रेविटी,
ध्यान रखेंगे। यूनिवर्स के 4 फंडामेंटल फोर्स कौन से हैं? फर्स्ट है ग्रेविटी, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड यानी OLED का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्शन यानी डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में OLED प्रदर्श किस प्रकार से लाभकारी है? OLED प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संविचित किए जा सकते हैं। OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतः स्थापित उप रिवेलिनीय प्रदर्श यानी रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। OLED के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव है। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2, 1, 2, 3 या फिर उपयुक्त कथनों में से कोई नहीं। तो इसमें से तीनों ही क्या हैं? करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे और भी देख लेंगे। फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी आधारित 100 किलोवाट क्षमता वाले 2 संयंत्रों की स्थापना उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर एवं सराय सीधी में की जा रही है, ठीक है। अच्छा, प्रौद्योगिकी क्या होता है? तो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का मतलब जो भी आप कुछ बना रहे हो या कोई काम कर रहे हो, उसका जो सबसे नवीनतम उपयोग। नेक्स्ट है, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। बॉल बेयरिंग क्या? इस तरह से आपने देखा होगा, पता ही होगा बॉल बेयरिंग क्या है। तो ये क्या होता है? इसका प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, या उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। बॉल बेयरिंग एक प्रकार का घूमने वाला अपव्यय यानी एलिमेंट होता है, जिसका किसी घूमने वाली वस्तु के घर्षण यानी फ्रिक्शन फोर्स के स्तर को कम करने तथा उसके पहिए और धुरी के बीच के संस्पर्श क्षेत्र घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्योंकि मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय होता है और टूट-फूट अधिक होती है, इसीलिए ये सर्पी घर्षण बल को लोटनी घर्षण बल में बदलता है। क्योंकि लोटनी घर्षण बल का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, अतः ये घर्षण को कम करके मशीनों के कलपुर्जों को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है और इससे साइकिल और कारों को तेज गति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूलि में सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना और आकाश में ध्रुव तारे का दिखना उपयुक्त में से कितने दृष्टि भ्रम है यानी ऑप्टिकल इल्यूजन है? ठीक है, तो इसमें से पहला, दूसरा और चौथा क्या है? भ्रम है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट व्याख्या देख लेते हैं। तो दृष्टि भ्रम क्या होता है? ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई वस्तु प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपने मूल रूप से भिन्न दिखाई देती है, यानी प्रकाश का ही क्या हो जाता है? अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से यानी रिफ्रैक्ट हो जाती है लाइट, जिसकी वजह से जो चीज़ जैसी है उस तरह से नहीं दिखती है। जैसे कि तारों का टिमटिमाना, गोधूलि में सूर्य का आमाप, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। जैसे आप कोई ग्लास लो और ग्लास के अंदर यहाँ तक पानी भरा हो, आप इसमें अपनी फिंगर या पेन कुछ भी डालकर देखो तो आप देखोगे कि आधी पेन अलग दिखेगी और इधर वाली थोड़ी सी इस तरह से दिखती है। तो ये लाइट्स का रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा दिखता है। जल में पड़े सिक्के का ऊपर उठा होना दिखाई देना। जब प्रकाश सघन से विरल तथा विरल से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी ऐसा क्यों होता है? तो मीडियम चेंज होने की वजह से होता है। ठीक है, यानी कि एक डेंसर मीडियम है, उससे लाइटर मीडियम में जाने पर या लाइटर से डेंसर मीडियम में जाने पर
प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के घनत्वों में अंतर होता है। वायुमंडल की निचली परत सघनतम होती है और ऊपर की ओर जाने पर क्रमशः विरल हो जाती है, यानी कि हल्की हो जाती है। इस वजह से शाम अर्थात गोधूली के समय सूर्य का तिरछापन अधिक होता है। अतः प्रकाश के अपवर्तन के कारण सघन माध्यम में स्थित प्रेक्षक को विरल माध्यम में स्थित सूर्य का आकार बड़ा प्रतीत होता है। उषा काल में सूर्य का प्रकाश वायुमंडलीय धूलकणों से टकराकर प्रकीर्णित होता है, यानी स्कैटरिंग होती है, छितरा जाता है या फैल जाता है, जिसके कारण से लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होने से हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, जबकि अन्य रंग विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं। तारे भी निरंतर चमकते हैं, लेकिन प्रकाश किरणों के विभिन्न घनत्व वाली परतों से अपवर्तन के कारण प्रकाश की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। अभी हमने ऊपर इसकी बात की है ना, 4 यूनिवर्सल फोर्सेस के बारे में। तो इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है। गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रखता है। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है, यानी कि गुरुत्व जो है वो सबसे ज़्यादा प्रबल है, सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स है। कौन सा, ग्रेविटी, जिसको कि स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी कि सारे ही सही हैं। परिक्षेपण भी होता है, आंतरिक परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। ये सारे टर्म डिटेल में हम जब फिजिक्स की अलग से NCERT 6 to 12 लगाएंगे तो ये सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में कवर करूँगी, यानी कि पर्टिकुलरली साइंस के अलग से सीरीज़ भी जल्द ही लाने वाली हूँ। तो चलिए आगे अब देख लेते हैं, यानी कि जो ये इंद्रधनुष बनने पर जो आपका ये टोटल रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें से आप बता सकते हो कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं। यानी कि सफ़ेद रंग पर जब प्रकाश पड़ता है तो ये 7 रंग क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। और इसका मतलब क्या है, जिसको विबग्योर से डिनोट करते हैं, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये 7 कलर्स हैं जिनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण, अभी हमने ऊपर इसके बारे में डिटेल में देखा। अस्तित्व के संसूचन के लिए दिए गए प्रयत्न लगातार समाचार पत्रों में रहते हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है। तो मैंने आपको बताया था कि हिग्स बोसॉन से हम क्या करते हैं, ये हम देखते हैं कि द्रव्यमान किस तरह से उत्पन्न होता है। ये हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। ये निकट भविष्य में हमें 2 बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। ये हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उपलब्ध करने में हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। तो इसमें से केवल ऑप्शन ए सही है, यानी मूल कणों के बारे में ये बताता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की ज़रूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे लाभकारी है। तो देखिए, थोरियम क्या है, ये एक वीक रेडियो एक्टिव और लाइट, यानी कि हल्का, कमज़ोर हल्का रेडियो एक्टिव सिल्वर कलर का क्या है, मेटल है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे कि जब इसको हम एयर में एक्सपोज करते हैं, यानी हवा के संपर्क में आने पर ये क्या करता है, ये ऑलिव ग्रे कलर का हो जाता है। ध्यान रखेंगे किस कलर का हो जाता है, ये ऑलिव ग्रे कलर का। यानी थोरियम को जब हम वायु के संपर्क में रखते हैं तो ये ऑलिव ग्रे कलर का हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये थोरियम डाइऑक्साइड
थोरियम डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है और थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम हानिकारक अपशिष्ट उत्पादित करता है। तो इसमें से कौन सा सही है? ये सारे के सारे सही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे और कल के जो हमारी सीरीज़ होगी वो केमिस्ट्री की होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल सीरीज़ लाने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।